बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अमान, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट टाइम हमने चैप्टर 21 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो अब नेक्स्ट उसकी एक्सरसाइज है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है 21.2। Why are heavy nuclei unstable? हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? असल में एटम के जो बिल्डिंग ब्लॉक हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ आपस में इक्वल हो या नियर टू इक्वल हो तो इनमें एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर यही हायर न्यूक्लियाई में जब हम देखते हैं ना चीज़, तो वहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की स्ट्रेंथ में। प्रोटॉन्स बहुत कम होते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट 70% तक इंक्रीज़ कर जाते हैं। मतलब अब इस तरह सिचुएशन आप देखें, यूरेनियम 235 इट हैज़ 143 न्यूट्रॉन्स, जबकि प्रोटॉन कितने हैं 92। तो तकरीबन ऑलमोस्ट उसमें इंक्रीज़ आ जाता है राउंड अबाउट 55% तक का। तो अगर 55% का इंक्रीज़ आ रहा है, इतने ह्यूज इंक्रीज़ को की वजह से ना एटम के अंदर जो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बैलेंस है ना, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। उस बैलेंस की डिस्टर्बेंस की वजह से एटम मज़ीद स्टेबल नहीं रहता, तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ a half-life of 1 year, does this mean that it will completely decay after 2 years? No, ये तो इस बात का बिल्कुल मतलब नहीं है। कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर, कि न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ 1 साल है, डज इट मीन दैट इट विल कम्प्लीटली डिकेड आफ्टर 2 ईयर्स? नो। अगर उसकी टोटल स्ट्रेंथ है ना, सपोज ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं उसकी, उसने कहा कि n0 है उसकी स्ट्रेंथ, हाफ लाइफ के लिए टाइम है 1 ईयर। 2 ईयर्स के बाद क्या सिचुएशन होगी? अब 2 ईयर्स के बाद सिचुएशन ये होगी कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो हाफ डिके कर चुका होगा, ये पोर्शन डिके कर गया, हाफ रहता होगा। नेक्स्ट हाफ लाइफ जब आएगी तो जो रिमेनिंग है उसका हाफ डिके कर जाएगा, ये हाफ तो अभी भी पड़ा है, इसका मतलब वो अपना 3/4 डिके हो जाएगा और 1/4 जो होगा वो अनडीके होगा। सो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका पोर्शन बाकी रह जाएगा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैव लैप्स? मतलब एक एलिमेंट 2 हाफ लाइव्स के बाद कितना डिके कर जाता है? तो इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा 21.4 के लिए। n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज़ पावर t। t नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, 2 हाफ लाइफ्स का ही ना, तो n इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 2 हाफ लाइफ्स हैं 2 स्क्वायर 4, तो n इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाय 4। मतलब इस वक्त जो अमाउंट पड़ी है वो कितनी है? एक्चुअल अमाउंट का 4th पार्ट पड़ा है, मतलब उसका क्वार्टर। तो इस वक्त डिकेड एलिमेंट कितना होगा? डिकेड पोर्शन इक्वल होना चाहिए ओरिजिनल माइनस अमाउंट एट प्रेजेंट। तो 4n0 माइनस n0 डिवाइडेड बाय 4। तो इस वक्त वो अपनी एक्चुअल अमाउंट का डिके होने के बाद जो डिकेड पोर्शन होगा वो एक्चुअल अमाउंट का कितना होगा? इट विल बी 3/4 पार्ट ऑफ इट्स एक्चुअल अमाउंट। ये पोर्शन उसका डिके कर जाएगा, बाकी सैंपल वैसे का वैसे, मतलब क्वार्टर सैंपल अभी रिमेनिंग होगा। द रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम 88226 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 × 10⁻³ years. Since the Earth is about 5 billion years old, ऑलमोस्ट 5.6 बिलियन ईयर्स कहते हैं, हाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई वी स्टिल कैन फाइंड दिस एलिमेंट इन नेचर? सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट। कहा गया है कि एक एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ है 16,000 ईयर्स, मतलब अपनी 16,000 ईयर्स के बाद हाफ रह जाता है। 16,000 ईयर्स के बाद 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 16,
अर्थ है तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी, 5.5 अरब साल पहले। इतना टाइम स्पेन गुजरने के बाद अभी भी हमें रेडियम मिलता है, तो उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी रीज़न ये है, नंबर 1, हाफ लाइफ की वजह से एलिमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो अपनी एक्चुअल अमाउंट का हाफ रह जाता है। मज़ीद डिके करेगा और कम हो जाएगा, मज़ीद डिके करेगा और कम हो जाएगा। हमने जब टॉपिक पढ़ा हाफ लाइफ, उसमें हमने प्रूव भी की ये बात कि हाफ लाइफ की वजह से कोई एलिमेंट मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता, बट इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू डिके कम्प्लीटली। तो इस वजह से जब वो कम्प्लीटली डिके के लिए इनफाइनाइट टाइम उसको चाहिए होगा, तो उसका सिंपल सा एक मतलब ये हुआ कि हम ऐसे एलिमेंट को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन बाकी बच ही जाता है, चाहे वो एटम के नंबर ऑफ एटम्स की बात ही क्यों ना। आप देखें ना, आप यूँ इमेजिन करें कि एक एलिमेंट का है 6 किलोग्राम पड़ा है, डिके करने के बाद फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? 3 किलोग्राम रह जाएगा। सपोज उसकी हाफ लाइफ है 10 साल, फर्स्ट कर लेते हैं। सेम उसी एटम के 2 एटम्स पड़े हैं, सिर्फ 2 एटम्स पड़े हैं, 2 से 1 में जाने के लिए भी ना 10,000 साल, वही 10 साल पूरे लग जाएंगे। तो यूँ हमें नेचर के अंदर ये चीज़ मिलती है, और एक एलिमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। डिस्क्राइब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन विद मैटर। मैटर के साथ हमने इंटरेक्शन पढ़ा था अल्फ़ा, बीटा और गामा का। अल्फ़ा के बारे में हमने इंटरेक्शन पढ़ा कि अल्फ़ा चूँकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा पोजेस करते हैं, तो इनका पाथ हमें पता है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डिफ्लेक्शन ज़रूर शो करते हैं, और इनके पास आयनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आयनाइजिंग एबिलिटी होने की वजह इनका चूँकि चार्ज बहुत ज़्यादा है, दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की सिचुएशन में हर वक्त रेडीली तैयार हो रहता है। और फिर हमने जब बीटा रेज के बारे में पढ़ा, तो बीटा रेज में भी यही पढ़ा कि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है ये एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा बहुत ज़्यादा होती है, 7000 टाइम्स ऑलमोस्ट। और इनकी जो आयनाइजिंग एबिलिटी है वो कम होती है ड्यू टू लोअर मास, ड्यू टू लोअर चार्ज, इन दोनों सिचुएशंस की वजह से। फिर इस तरह हमने गैमा की पढ़ी कि वो फोटॉन्स की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जंप करते हैं, तो यूँ आयनाइजेशन शो करता तो है गैमा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा इट्स वेरी लेस। एक्सप्लेन हाउ अल्फ़ा बीटा may ionize an atom without directly hitting the electrons. What is the difference in the action of two particles for producing ionization? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि ये मुमकिन है ना कि इलेक्ट्रॉन एक अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहा है, एक गैस के एटम में से गुजरा, किसी इलेक्ट्रॉन को नॉक नहीं किया, हिट नहीं किया, फिर भी उसको आयनाइज कर गया। अल्फ़ा के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो वो अल्फ़ा गुजरते गुजरते अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो फील्ड फोर्स है, तो वो जाते जाते विदाउट एनी कोलिजन फील्ड फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। बीटा के साथ भी यही हो सकता है कि बीटा मूव कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं किया, लेकिन गुज़रते वक्त इतनी रिपल्शन देगा उसको इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, तो यूँ विदाउट हिटिंग भी वो उनको आयनाइज कर सकते हैं ये रेस। गैमा इस सूरत में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि गैमा को डेफिनेटली हिट करना पड़ता है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसने लूज़ करनी होती है। A particle which produces more ionization is less penetrating. Yes, जो एटम जितना ज़्यादा आयनाइज करता जाएगा पेनिट्रेशन उतनी कम होती जाएगी। वजह, अब एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज है, डेफिनेटली वो एक एक्साइटेड एटम है, तभी तो उसके पास चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो उसको रिएक्टिव बना देती है, इस सेंस में वो एक्साइटेड होता है। तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है स्टेबिलिटी गेन होती है। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि एटम अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है। अब जब वो एनर्जी को लूज़ करेगा, इसका मतलब उसका जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लेसर एनर्जी, लेसर इज द पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। तो ये इस क्वेश्चन में था
कि आयनाइजेशन पावर जितनी बढ़ती चली जाती है कि जितना ज़्यादा वो आयनाइज करता चला जाएगा, पेनिट्रेशन उतनी कम होती जाएगी। What information is revealed by the length and the shape of the tracks of an incident particle in Wilson cloud chamber? अब हमने जब विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हमने ट्रैक्स पढ़े थे। हमने वहाँ पर वो स्मोक क्रिएट किया था, तीनों पार्टिकल्स वहाँ से रेज अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस को हम पास कराते हैं, तो अपने ट्रैक्स बना कर जाते हैं। अगर आपको ये ट्रैक्स याद हो ना, तो अल्फ़ा के ट्रैक के बारे में हमने पढ़ा था, वो थिक होता है, एक कॉन्टीन्यूस ट्रैक होता है। उसकी वजह अल्फ़ा का मास ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो वो स्ट्रेट पास करता है। और दूसरी बात ये, मोमेंटम ज़्यादा होगा ना तो डिफ्लेक्शन कम शो करेगा, तो इसलिए पाथ हमने पढ़ा था स्ट्रेट आता है। और वो कॉन्टीन्यूस ट्रैक क्यों आता है? क्योंकि अल्फ़ा की आयनाइजिंग पावर क्या होगी? बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो पाथ की लेंथ कम होगी, लेकिन उस पाथ के अंदर होगा क्या? वो पाथ कॉन्टीन्यूस होगा कि वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ पर गैस को आयनाइज करता ही चला जाएगा। तो यूँ उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है एंड इट हैज़ अ कॉन्टीन्यूस पाथ। उसके बाद, और ये इंटेंस होता है, डेफिनेटली कॉन्टीन्यूस होगा ना, तो मुसलसल करने की वजह से आयनाइजेशन ये इंटेंस पाथ हो जाता है। इसी तरह जो बीटा का पाथ होता है वो थिन भी होता है, जाहिर बात है बीटा का मास कम है, और दूसरा डिसकॉन्टीन्यूस होता है। डिसकॉन्टीन्यूस क्यों? क्योंकि बीटा हर जगह पर आयनाइजेशन शो नहीं कर सकता, क्योंकि बीटा का साइज़ छोटा है, बीटा इज इनफैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, बीटा का चार्ज भी कम है, तो बीटा की आयनाइजिंग पावर कम है, तो इस वजह से उसका ट्रैक थिन बनता है। और गैमा के अंदर चूँकि निग्लिजिबल होते हैं, तो ये अपने पीछे कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं छोड़ता, मतलब पैचेस की फॉर्म में होता है, इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं। तो इस वजह से जो गैमा के लिए हमें मिलता है ना, वो बड़ा इरेगुलर रफ सा पैच होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता। Why must Geiger-Müller tube for detecting alpha particle have very thin end window? मतलब वो जो Geiger-Müller हमने पढ़ा था ना, उसके एंड पे एक साइड पर विंडो लगी हुई थी, वो थिन क्यों होनी चाहिए? Why does a Geiger-Müller tube for detecting gamma ray not need a window at all? अच्छा, और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हमें तो विंडो चाहिए होती है, लेकिन जब हम गैमा पार्टिकल को पढ़ते हैं तो हमें विंडो नहीं चाहिए होती। तो उसकी रीज़न क्या है? अब उसकी रीज़न ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर एबिलिटी जो कि बहुत कम है, तो हम उस विंडो ट्यूब से उसकी मूवमेंट देख लेते हैं कि किस हद तक एंट्री वो करना चाह रहा है। जबकि जो वो गैमा पार्टिकल है, गैमा पार्टिकल जब आप या गैमा रे जब उसमें से पास करवाएंगे तो उसको विंडो की ज़रूरत नहीं होती डिटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर विंडो हो या ना हो, गैमा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम वहाँ पर अप्लाई ही नहीं करते। अल्फ़ा पार्टिकल की इसमें पेनिट्रेशन बहुत कम है, इसलिए हमें विंडो अप्लाई करनी पड़ती है। जबकि गैमा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो ईजिली उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, इसलिए विंडो लगाने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। Describe the principle of operating of a solid state detector of ionizing radiation in terms of generation of detection of charge carriers. अच्छा, अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम वहाँ पर चार्जेस क्रिएट करते हैं, उन चार्जेस के क्रिएट होने की वजह से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर असल में ना यूज़ होता है स्पेशल डिज़ाइन पीएन जंक्शन, जिस तरह हमने पढ़ा था। तो अब स्पेशल डिज़ाइन पीएन जंक्शन चार्जेस की मौजूदगी के अंदर वहाँ पर रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में चला जाता है, तो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन की वजह से कंडक्शन हो जाती है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स को आयनाइजिंग रेडिएशन की टर्म्स में। Why do we mean by the term what do we mean by the term critical mass? Critical mass ये हमने टॉपिक पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर द मिनिमम मास ऑफ द यूरेनियम इन विच 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन 1 फिशन रिएक्शन। तो एक न्यूट्रॉन जितनी फिशन क्रिएट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल मास। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कंपेयर टू द यूज फ्यूल इन द पावर जनरेटर। न्यूक्लियर फ्यूल में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, इसकी कॉस्ट बड़ी कम है। उसके बाद ये स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता। नंबर 3, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स रीप्रोसेस भी किया जा सकता है, क्योंकि आप उसमें चेंजेस करवा के एटॉमिक लेवल पे तो न्यूक्लियस चेंज करके ट्रांसम्यूटेशन इसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। और चूँकि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो कॉस्ट फ्री हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है और सस्ता प्रोसेस हो जाता है। डिसएडवांटेजेस वो तो जारी बात है, इसमें से रेडिएशन एमिट होती हैं, रेडियोएक्टिव होता है।
और इसका जो वेस्ट होता है ना, रेडियोएक्टिव वेस्ट, वो तो बहुत डेंजरस होता है, उसको कहीं पर बरी करना पड़ता है विद इन द सी, और सी के अंदर भी बोर होल करके बहुत ज़्यादा डीप जाकर हम उसको बरी करते हैं, तब जाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है रेडिएशंस को। फिर भी वो इवन आप बरी कर भी देना उसको समंदर में इतनी डेप्थ में, तो फिर भी हमें तो चलो शायद उसका इतना इम्पैक्ट ना हो इन दिनों में, क्या जिस तरह वक्त आप कर रहे हैं, बाद में उसके इम्पैक्ट्स हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्वाटिक लाइफ को उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रेडिएशंस का इफेक्ट उन पे भी होता है, और फिर आप एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर उसकी बहुत ह्यूज अमाउंट को आप बरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो एक्वाटिक लाइफ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। What factors make the fusion reaction difficult to achieve? दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक तो दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ना, इसका मतलब दो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ना, मिनिमम दो प्रोटॉन। अगर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स को यूँ आपस में जोड़ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन है और उस रिपल्जन को ओवरकम करना है, सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, पहली चीज़। दूसरा, उन अलग को एटम्स को पुश करने के लिए ना बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, समटाइम्स 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस तक भी चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें अचीव करना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं एट अ टाइम। सन पे, स्टार्स पे ये चीज़ें हो सकती हैं, बट रियल लाइफ में एग्जांपल्स में कर तो हम लें, लेकिन इसमें रिस्क एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है। रिस्क एलिमेंट इस तरह के इतना ज़्यादा हीट एनर्जी और उसको टैकल करना और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इन सब को कंट्रोल करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इस वजह से फ्यूजन रिएक्शन मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूजन पावर प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, पोल्यूशन एंड द सोर्स। अच्छा, अब पहले तो इसमें ये आ जाता है ना कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर, रिमेंबर दिस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं होते। हमने जो पढ़े आपके लेवल पे, हाइड्रोजन पढ़ा और हीलियम पढ़ा, और ये दोनों रेडियोएक्टिव नहीं है, तो इस वजह से एक तो बड़ा इनका ये हमें एडवांटेज होता है। और फिर दूसरा इनका एडवांटेज ये है कि हमने फ्यूजन रिएक्शन में देखा था पर न्यूक्लियन जो एनर्जी बन रही थी वो कितनी बन रही थी। वो हमने हाइड्रोजन के केस में जब किया था ना सिंपलेस्ट रिएक्शन, तो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर और लेस, तो 24 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी। जबकि दूसरे एंड पे जब हम यूरेनियम की वजह से करते हैं फिशन रिएक्शन, तो वो हमें कितनी एनर्जी दे रहा होता है, 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसकी कैलकुलेशन भी की प्रॉपर। यूरेनियम का मास कितना था, 235, 235। एनर्जी कितनी दे रहा है, 211, अपने से कितना कम, 24 कम। ऑन द अदर हैंड जब हम दूसरे को देखते हैं, हाइड्रोजन को, उसका अपना मास कितना है, 2, जो ड्यूट्रियम यूज़ करते हैं, दूसरा भी ड्यूट्रियम यूज़ कर लेते हैं, टोटल मास हो जाता है 4। एनर्जी कितनी दे रहा है, 24, अपने से 6 गुना ज़्यादा। तो पर न्यूक्लियन एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और चूँकि एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, इसलिए फ्यूजन फिशन से बेहतर है। फिर फ्यूजन रिएक्शन का ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो बड़ी ईजीली अवेलेबल हैं। हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, जबकि यूरेनियम जिसकी आपने फिशन करवानी है, उसको पहले एनरिच करना पड़ता है यूरेनियम 235 को, अगर आपने फिशन रिएक्शन करवाना है। तो एनरिचमेंट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए, सबसे बड़ा मसला इसको कैरी करना ही रिएक्शन को बड़ा मुश्किल है। रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आगे, और दूसरा अगर रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कंट्रोल कौन करेगा, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। फ्यूजन ओवरऑल बेहतर है, लेकिन जब हम हैजर्ड्स को देखते हैं उसके नुकसानात भी फिर फिशन से ज़्यादा हैं। डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। एक दफ़ा करवा तो हम शुरू बैठेंगे, ख़त्म करने के लाले पड़ जाएंगे। What do you understand by background radiation? State 2 sources of radiations. Background radiations टॉपिक भी हमने पढ़ा। बैकग्राउंड रेडिएशन ये होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द ना एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे फूड के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हर वक्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इवन दे आर पार्ट ऑफ माई बॉडी एज वेल एंड यूर्स। वजह, एक एलिमेंट है कार्बन 614, रेडियो एक्टिव है, मेरी और आपकी बॉडी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। वी आर ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चूँकि हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स के का सोर्स है, बहुत बड़ा मेजर सोर्स है। तो कार्बन हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम जितनी भी फूड कंज्यूम करते हैं सारी की सारी कार्बन है। हम ब्रीदिंग प्रोसेस जब हमारे बॉडी में चलता है तो उस ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर भी
हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो बेसिक कांस्टेंट आ गया ना, तो ये भी रेडियो एक्टिव है। तो ये जो हम अपने एटमॉस्फेयर से, हम अपनी फूड से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे जो रेडिएशन रिसीव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। फिर इसके सोर्सेज मैंने साथ साथ आपको बता दिए। अर्थ क्रस्ट की सब्सटेंसेस लिख लीजिएगा, आपका एटमॉस्फेयर है, दो बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इस समवन हैज स्वेल्ड बीटा सोर्स, मिस प्रिंटिंग है मेरे पास, तो बीटा पार्टिकल विच वुड, अच्छा अल्फा एंड बीटा, इफ समवन हैज स्वेल्ड एन अल्फा पार्टिकल एंड अ बीटा पार्टिकल विच वुड बी मोर डेंजरस टू। अल्फा पार्टिकल ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल की चूँकि आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो जब चूँकि इसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पार्टिकल्स को आयनाइज कर देगा। बीटा की पेनिट्रेशन ज़्यादा है ना, तो मुमकिन है कि बीटा आपकी बॉडी में से पेनिट्रेशन शो करके एक एंड से दूसरे एंड से बाहर ही निकल जाए, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जहाँ पर वो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है ना, तो होगा यूँ, वो पेनिट्रेशन नहीं शो कर पाएगा, नहीं पास कर पाएगा, और वो टिश्यूज़ को आयनाइज करना शुरू कर देगा, तो यूँ टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे या अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा डेंजरस होता है और बीटा पार्टिकल कम डेंजरस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स पे होगा। अल्लाह हाफ़िज़।